चलो। तो कल हम डेटा क्लीनिंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। उस कॉन्सेप्ट में ड्रॉप एन एक फंक्शन हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं सबसेट और थ्रेश। तो जब दोनों एक साथ पास करते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था। एक बार देखते हैं उसके लिए। तो मान लीजिए एक छोटा डेटा, डमी डेटा मैंने बनाया, जिससे कि कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सके कि सबसेट और थ्रेश हमारा कैसे काम करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, तीन कॉलम बनाए, ए बी सी। पहले कॉलम में हमारा कुछ वैल्यूज है, दूसरे में, तीसरे में। तो हम रो वाइज काम करेंगे, बट जो डेटा फ्रेम बनाने का ये तरीका है, इसके अकॉर्डिंग हम डिक्शनरी के अंदर कॉलम में अपनी वैल्यूज पास करते हैं। ऑलरेडी ये बात पहले हमें सिखा दी गई डेटा फ्रेम बनाते समय। तो अब इस डेटा फ्रेम को मैं ड्रॉप एन के अकॉर्डिंग समझना चाहता हूँ कि कैसे ये हमारा काम करेगा। तो डी एफ डॉट ड्रॉप एन, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि अगर किसी भी रो में एक मिसिंग वैल्यू है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसका मतलब पहली रो में मिसिंग वैल्यू नहीं है, बच गई। इस रो में मिसिंग है, खत्म खत्म खत्म। तो सिर्फ एक ही रो बचेगी हमारी। अब दूसरा था कि अगर हम ड्रॉप एने में थ्रैश लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने लगाया थ्रैश इक्वल टू 2। इसका मतलब है किसी भी रो में दो नॉन मिसिंग वैल्यू मिलते ही उसको बचा लिया जाएगा। तो इसमें तीन नॉन मिसिंग है, ये बच गई। दो नॉन मिसिंग है, बच गई। ये भी नॉन मिसिंग दो हैं, बच गई। सिर्फ एक ही खत्म होगी हमारी। तो तीन रो आपकी अभी भी बचेंगे। अब अगला पॉइंट था कि हम स्पेसिफिक कॉलम को यूज करते हुए डिलीट करना चाहते हैं रोज के लिए। तो ड्रॉप एने के अंदर हम लोग सबसेट पास कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कॉलम ए और कॉलम बी। इसका मतलब है कि अब आप कॉलम ए और कॉलम बी, इन दोनों में नॉन मिसिंग वैल्यू जहां हो, बस उनको बचाना है। तो अब अगर मैं ओरिजिनल डेटा में देखूं तो ए और बी में नॉन मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। ए यहाँ पर है, यानी कि इस रो में ये रो बच गई। बाकी यहाँ पर मिसिंग, यहाँ मिसिंग, तो मुझे लगता है एक ही रो बचेगी हमारी, क्योंकि दोनों में ही नॉन मिसिंग होना ही चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। ड्रॉप एन, यहाँ कर दिया सबसेट। मान लो यही दोनों लिख दिया, ए कॉमा बी। और यहाँ लिख दिया थ्रैश इक्वल टू 1। तो अब इसका थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। जब सबसेट इंडिविजुअली है तो उसका मीनिंग आपने देख लिया कि दोनों में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब सबसेट के साथ थ्रैश लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने डेटा फ्रेम के बाकी कॉलम को छोड़िए, सिर्फ इन दोनों कॉलम को पकड़िए। ये मत देखो कि उनमें मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। बाकी कॉलम इग्नोर करो, सिर्फ ए और बी, इन दो कॉलम पे डिसीजन लेंगे। तो मैं पहले डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेता हूं। ये मेरे सामने सिचुएशन है। अब मुझे सी को देखना ही नहीं है, इसको सीन से हटा दो। अब ए और बी कॉलम मुझे देखने हैं। तो ए और बी कॉलम में अब ये थ्रैश काम करेगा कि अगर एक भी इन दोनों में से किसी भी कॉलम में नॉन मिसिंग है तो वो हमारा बचा लिया जाएगा। तो ए और बी अगर हम देखें तो 1 और 4.0। तो अब यहां पर ए और बी में अगर हम देखें तो दोनों में से कोई भी एक नॉन मिसिंग होगा तो रो बचाई जाएगी। दोनों ही नॉन मिसिंग है, बच गई। एक नॉन मिसिंग है, बच गई। एक नॉन मिसिंग है, कोई सी भी एक, ये भी रो बच गई। अब दोनों ही नॉन मिसिंग है, यानी कि थ्रेश से भी कम है, अब ये नहीं बचेगी। तो इसका रिजल्ट हमारा अब आएगा यहाँ पर, शुरू की आनी चाहिए, देखते हैं। ये लो।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में नॉन मिसिंग होना चाहिए, नहीं। जब थ्रैश नहीं था तो मीनिंग यही था, जब साथ में थ्रैश आ गया तो इसका मतलब है सिर्फ इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और उन दोनों कॉलम में नॉन मिसिंग वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो अब इन दोनों कॉलम में नॉन मिसिंग वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि सिर्फ पहली रो बचेगी मेरी। अब इसकी वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर या कम होनी चाहिए। ज्यादा होने पर कोई साइंस फिर नहीं बनता, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्रैश की वैल्यू सबसेट में जितने कॉलम लिखे हैं या तो उसके बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जितने सबसेट में कॉलम बताए हैं दोनों ही नॉन मिसिंग होने चाहिए। और अगर कम रखता हूं तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी एक नॉन मिसिंग होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मीनिंग हो जाता है जो कल हम लोग अपना देख रहे थे। अब मैंने कुछ बोला था करके देखना, तो किसी ने कुछ हाथ पैर मारे, कुछ करके देखा, कुछ निकला उसमें, निकला कुछ। चलो, तो अभी मैं उस वाली पिक्चर पे आऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको टाइटैनिक वाला डेटा एक आइडिया दे चुका था। उस डेटा पर थोड़ा सा मैं केस स्टडी करके दिखाता हूँ कैसे वो करी जाएगी। तो इंपोर्ट कर, पांडाज इंपोर्ट ऑलरेडी है, डेटा फ्रेम टाइटैनिक वाला इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद सचिन वाले पर आएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सीखने को अच्छा मिल सकता है। ये हमारा सीन है इस समय। अब अगर मुझे ये पता करना है कि, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओवरऑल जो टाइटैनिक का डेटा था वो 2000 प्लस हमारा इंडिविजुअल्स को कहता है, बट मुझे जो डेटा अवेलेबल हुआ है वो 891 का अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग अपनी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो भी इस पर अपना स्टडी करेंगे हमारा वो कितना सही होने के चांसेस होंगे, क्योंकि कहीं कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो पहले डी एफ डॉट इज नल डॉट सम लगाकर हमने चेक करा। हमने देखा कि एज कॉलम पर जो भी आप स्टडी करेंगे वो परफेक्ट नहीं होगी, और कैबिन कॉलम में जो आप स्टडी करेंगे ये परफेक्ट नहीं होगी। अब यहां से आपको डिसीजन लेने होते हैं क्या करना है। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर इसमें तो बहुत वैल्यू मिसिंग है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 891 में 687 मिसिंग है, 77% वैल्यू मिसिंग है। तो फिल करके भी क्या करोगे? तो एक काम करो, वो रोज डिलीट नहीं करनी है जिसमें कैबिन की वैल्यू नहीं है, कैबिन कॉलम ही डिलीट कर दो ना, जरूरत ही क्या है, इसमें 77% इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस कॉलम को आप इग्नोर करो या ड्रॉप कर दो, जो भी आप चाहते हैं वो अपना कर सकते हो, है ना। तो अब इसमें तो हम मिसिंग वाला कुछ करेंगे नहीं, जो है उसको हटा ही देते हैं। अब एज वाले कॉलम पर आप डिसाइड अपना करें कि क्या करना चाहते हैं। एज कॉलम को डिलीट करना सही डिसीजन नहीं होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी की एज शायद इस बात को डिसाइड करने में यूज की गई हो कि वो सरवाइव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको डिलीट तो नहीं करना चाहिए। तो फिर अगला जो हम फैक्ट सोच सकते हैं वो ये, सर उन रोज को हटा देते हैं जिनमें रोज मिसिंग है। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं तो 891 माइनस 177, तो आपके पास फिर जो रोज बचेंगी 714 बचेंगी। और उन 714 रोज में आपकी जो स्टडी की जाएगी एकदम 100% होगी, उसमें कहीं कोई मिसिंग आपका नहीं मिलेगा। तो एक तरीका तो यही है कि क्या कर सकते हैं, एज कॉलम जहां जहां जिस जिस रो में मिसिंग है उस रो को हटा देते हैं। लेकिन जब आप ये डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो देयर में भी चांस कि जैसे यहाँ पर मिसिंग वैल्यू दिख रही है, अब यहाँ पर हमारा कॉलम में क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। हो सकता है कि
अगर मैं एज से कुछ नहीं बता पा रहा हूं तो जेंडर से हो सकता है मैं कुछ बता पाऊं। तो अगर आपने ये रो ही हटा दी यहां पर, तो इस रो की इंफॉर्मेशन भले ही एज पर नहीं आ सकती थी, लेकिन हो सकता है जेंडर से निकाली जा सकती थी। अब वो संभावना भी खत्म कर दी आपने, अगर आप उस रो को ड्रॉप कर रहे हैं तो। ठीक है। तो फिर जहां जहां पर एज है उसको फिल करें। हमने कहा फिल कैसे करोगे? हमने कहा एक तरीका तो यही है कि भाई अच्छा, क्या यहां पर आप बी फिल एफ फिल सही रहेंगी? अगर यहाँ मिसिंग है तो ये वाली यहाँ कर देते हैं। सर दो अलग अलग पैसेंजर हैं, ऐसे तो शायद कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। वो जो आपका तरीका था बी फिल एफ फिल वाला, ये तभी ज्यादा सही रहता है जब टाइम का डेटा अवेलेबल है हमारे पास। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, है ना, इस तरह के अगर डेटा में टाइम का कोई फैक्टर आ रहा है तो शायद बी फिल एफ फिल सही अप्रोच हो सकती है, लेकिन यहाँ तो नहीं। तो फिर अगला एक ऑप्शन आ सकता है सर, मीन निकाल लेते हैं और मीन से वैल्यू को फिल कर देते हैं। दूसरा तरीका है मीडियन निकाल लो, मीडियन से फिल कर सकते हैं। तो एक तो यही तरीका है कि भाई बी फिल एफ फिल तो नहीं लग रहा सही इसमें, या तो मीन से फिल कर दो या मीडियन से फिल कर दो। ठीक। इसके अलावा आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों ना सर एक काम करें, जिनकी एज मिसिंग है उनका डेटा अलग एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर लें और उस पर एक पैरेलल स्टडी करें अपनी। और हम रिपोर्ट में अपने लिख कर देंगे कि भाई जिनकी एज नहीं पता थी उस पर हमने ये फाइंडिंग्स अपनी देखी हैं, रादर देन कि मैं इनको एक नंबर से फिल करके फिर पूरे केस स्टडी में इंक्लूड करूं। तो डिसीजन वो भी सही हो सकता है, डिसीजन ये भी सही हो सकता है आपका। कोई बोला कि सर अगर आप फिल करने की सोच ही रहे हैं तो मीन और मीडियन से भी एक स्मार्ट वे हो सकता है। हमने कहा इससे स्मार्ट और क्या होगा? हमने कहा स्मार्ट ये होगा, ध्यान से देखो, अगर आपसे कहा जाए ये मिसिंग है तो इसका नाम है, नाम में मिस आ रहा है, मिस्टर आ रहा है, मास्टर आ रहा है। अगर किसी के नाम में मान लीजिए मिस, मिस्टर, मिसेस आ रहा है, डेट मीन्स वो अडल्ट है। और अगर किसी के नाम में मान लीजिए मिस हो सकता है मास्टर आ रहा हो, तो वो मास्टर है, इसका मतलब कि वो अडल्ट नहीं है। तो शायद आप क्या कर सकते हो, कहीं पर एज अगर मिसिंग है और उसका आपको नाम पता है, तो उसके नाम के पहले नाम में कहीं मिस्टर, मिस, मिसेस, मास्टर इस तरह के शब्द आते हैं। हो सकता है कि वहां से हम उसकी एज को गैस कर पाए। अब जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है कि इसकी एज यहाँ पर मिस लिखा हुआ है, तो अडल्ट में शायद हो सकती है, 18-20 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टर लिखा हुआ है। तो ऐसे और भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा लिखे होंगे। हर किसी के नाम में उसका टाइटल मौजूद है। तो मीन और मीडियन से अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जिसकी एज मिसिंग है उसका नाम में जाओ, वहां से टाइटल ढूंढो, क्या क्या टाइटल है पता करो, इसमें क्या क्या टाइटल हैं, क्या वहां से कुछ निकाल सकते हो? अगर वहां से कुछ निकाल सकते हो तो ज्यादा अच्छा तरीका होगा एज को फिल करने का, देन मीन और मीडियन लगाना। अब सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पर हम लोग बढ़ गए, हमने कहा ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गया। जो हमने अपना क्लीनिंग का तरीका सीखा था उसमें ये शामिल नहीं था, ये तो बहुत कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ब्रेन में अपने रखते हैं बात, मौका मिलेगा तो ये भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम अपने इनपुट्स तैयार कर रहे हैं कि किसी भी कॉलम की मिसिंग वैल्यू को कैसे कैसे डील किया जा सकता है। हटा दो, हटाओ मत, ऐसे ही रहने दो, इसी डेटा पे कर दो, है ना, कुछ मत करो, फिल भी मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है। उसके बाद अगला तरीका है कि सर एवरेज से फिल कर दो। अगला तरीका है कि जो मिसिंग वाला है उनकी अलग स्टडी कर लो,
दो रिपोर्ट बना कर देना। एक तरीका हो गया जो आप अभी कह रहे थे कि हम एज को फिल करेंगे लेकिन नेम में कुछ टाइटल निकाल कर देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, चलो भाई। तो अब अगर किसी में टाइटल नहीं है तो फिर अब लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि फिर उसके लिए मीन मीडियन लगा सकते हो जिसमें टाइटल नहीं है। तो जब लास्ट में पहुंचे, जब अपना जिस सबसे सही तरीके हो सकते थे, जब उनसे बात नहीं बन रही है, तो लास्ट में फिर मीन मीडियन में से कोई भी एक अपना लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल आप क्या करने जा रहे हो? हमने कहा फिलहाल मैं आपको सिंपल केस स्टडी करना सिखा रहा हूँ। पूरे डेटा में हम एज को एज इट इज रखते हैं। अभी इसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसको फिल करने के लिए जो मुझे कुछ और पढ़ाना है, आपको भी नहीं पढ़ाया है कि कैसे किसी कॉलम के अंदर जाकर चीजों को ढूंढा जाता है, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक, तो अब पूरे डेटा पर सबसे पहले क्या करो, हमें ये बताओ कि ओवरऑल सर्वाइवल क्या है। ओवरऑल सर्वाइवल का मतलब है आउट ऑफ 891 कितने पैसेंजर सरवाइव हुए थे और कितने पैसेंजर सरवाइव नहीं हुए थे। अब बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो किस कॉलम से कहाँ ढूंढोगे? तो हमने कहा उसके लिए सबसे पहले आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन नॉलेज का मतलब है टाइटैनिक का जो डेटा है उसके जो कॉलम्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उसको समझना है। कुछ कुछ समझ में आ गया, सब कुछ अभी नहीं आया। तो पहले तो हर रो एक पैसेंजर की डिटेल है। ठीक है, ये समझ में आ गई। पहला कॉलम किसी पैसेंजर का आईडी है, जैसे रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है। काइंड ऑफ एक आइडेंटिफायर है जिससे कि टाइटैनिक में उस पैसेंजर को आइडेंटिफाई किया जा सकता होगा। सर्वाइव्ड कॉलम किसी भी पैसेंजर की वो इंफॉर्मेशन कि वो सरवाइव हुआ यानी बचा या नहीं बचा। जीरो का मतलब है नॉट सरवाइव्ड, मतलब वो डेथ कर गया। वन का मतलब बच गया। ठीक है। पैसेंजर क्लास का मतलब है कि जो टाइटैनिक में लोग आए होंगे, जैसे ट्रेन में टिकट होता है एसी का, AC 1 AC 2 AC 3 स्लीपर क्लास चेयर क्लास, उसी तरह से टाइटैनिक में भी हो सकता है टिकट्स का इस तरह से डिवीजन रहा हो। तो यहाँ पर क्लास 1 2 3, हो सकता है 4 5 भी, पता नहीं, लेकिन एक अंदाजा है कि हाँ पी क्लास में क्या होगा, पैसेंजर की क्लास टिकट के बेस पर क्या रही होगी वो रहा होगा। पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का जेंडर, पैसेंजर की एज। ठीक है। इसका साउंड है सिबलिंग स्पाउस। सिबलिंग स्पाउस। सिबलिंग स्पाउस का मतलब क्या है? सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है। तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ के लिए कॉमन वर्ड है हमारा स्पाउस। जैसे भाई भाई बहन बहन के लिए कॉमन वर्ड है सिबलिंग, इसी तरह से हस्बैंड वाइफ के लिए कॉमन वर्ड होता है स्पाउस। तो अब अगर आपसे कहा जाए ये जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर के साथ इसके कितने भाई बहन और इसके हस्बैंड वाइफ टोटल मिलाकर कितने लोग और थे, तो एक लोग और थे। मतलब ये क्या था, साथ में एक और था। अब वो कौन था? हो सकता है इसका भाई बहन में से कोई रहा हो सकता है इसका ये जेंडर मेल है तो इसकी वाइफ होगी अगर होगी तो। ठीक है। तो सिबलिंग स्पाउस का मतलब ये है। इसका साउंड है पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड। ठीक है। जो ये पैसेंजर की डिटेल है, इस पैसेंजर के साथ क्या इसके पेरेंट चाइल्ड भी गए थे? टोटल मिलाकर कितने लोग थे पेरेंट चाइल्ड मिलाकर? जीरो। इसका मतलब इस वाले पैसेंजर के साथ इसके पेरेंट्स नहीं थे और इसके बच्चे नहीं थे। जीरो का मतलब ये हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पर आ रहा है हमारा टिकट, कि हमारा पैसेंजर का टिकट नंबर क्या था, वो ये था। क्या फेयर पे किया था, वो ये रहा। कैबिन नंबर क्या था, मिसिंग है, कैबिन के बारे में नहीं पता इस पैसेंजर को कैबिन मिला था कि नहीं मिला था या कौन सा मिला था। एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड का मतलब वो पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं, है ना, बस स्टैंड जहां से बसें चलती हैं, इसी तरह से हमारा एम्बार्क का मतलब है वो पोर्ट, बंदरगाह जैसे कहते हैं हिंदी में, जहां से लोग चढ़े थे टाइटैनिक के ऊपर।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बार्क कहते हैं। तो जो जगह का नाम है जहां से लोग टाइटैनिक में चढ़े होंगे, तो उनके इनिशियल दे रखे हैं। अब एग्जैक्ट नाम नहीं दे रखे हैं, इनिशियल लेटर दे रखा है बस। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अपने कॉलम्स को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से कॉलम रोल प्ले कर सकते हैं इस स्टडी में, कि सर्वाइवल कैसे रहा होगा। तो हमारा टारगेट है ये, हम ये टारगेट करके अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब पहले कॉलम पर आते हैं। बताओ, पैसेंजर आईडी किसी भी पैसेंजर की क्या है, क्या इससे हम उसके सर्वाइवल के बारे में कुछ जान पाएंगे? आई थिंक, मुझे लगता नहीं है। तो इस पर कुछ खास करने को है नहीं। अब इसे रख लो या ड्रॉप कर दो, वो आप देखो, बट इसमें कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है। इसको तो टारगेट हमने करना ही है अपना ध्यान। पी क्लास, हो सकता है कि पैसेंजर की जो टिकट थी वो किस क्लास की थी, अपर क्लास की होगी, तो हो सकता है कि सर्विसेज अच्छी मिली होंगी, ऐसा हो सकता है। बहरहाल, तो रख लेते हैं, देखते हैं कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, रख लेते हैं। नेम इंडिविजुअली तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, नेम का यूज एज की क्लीनिंग में आप चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल हम क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका हमारा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं होगा कि सर्वाइवल को ये समझा पाए किसी का नाम क्या था उससे। जेंडर हो सकता है, जेंडर कॉलम रोल प्ले कर सकता है सर्वाइवल में। एज कॉलम भी रोल प्ले कर सकता है, भले ही हमारे पास 177 मिसिंग है, फिर भी हम एक स्टडी करके दे सकते हैं। सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड, क्या ये कॉलम रोल प्ले कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए? भाई, आप टाइटैनिक में हो, आपके सामने लाइफ जैकेट पड़ी है, आपके पास ऑप्शन है पहन के कूद जाओ, बच जाओगे। लेकिन आपके सामने आपके पेरेंट्स खड़े हैं, आपके बच्चे खड़े हैं, और आपका स्पाउस, चलो स्पाउस तो छोड़ दो, पेरेंट चाइल्ड खड़े हैं। तो अब बताओ, खुद कूदोगे या पहले इन्हें बचाओगे? धर्म संकट आ गया है तो रख लेते हैं। निकल आए, कुछ हो सकता है निकल ही आए, देख लेते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, रख लेते हैं, देखते हैं। भाई, भारत के लोग होते तो शायद ज्यादा सेंटिमेंट होंगे, और जिस देश के लोग हैं पता नहीं सेंटिमेंट हैं कि नहीं, है ना। चलो, तो रख लेते हैं, देखेंगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है ना। डेटा इसमें भारतीय तो बहुत कम निकलेंगे, कंट्री का तो कुछ जिक्र है नहीं, पैसेंजर कहाँ से बिलोंग करता था, रख लेते हैं। टिकट, टिकट नंबर से शायद कुछ खास पता चलेगा नहीं। किराया, दोनों बातें हैं भाई। अगर किराया ज्यादा है तो क्लास फैक्ट कर रही होगी, क्लास आपने ले ही ली है हमारी। ठीक है, तो कुछ लोग इसको रखना चाहते हैं, कुछ लोग इसको हटाना चाहते हैं, तो चलो हटा देते हैं, है ना। तो आप करके भी इस पर कुछ स्टडी देख सकते हैं, करना चाहें तो। कैबिन को इग्नोर करना है। एम्बार्क्ड, भाई आप कहाँ से चढ़े थे, क्या फर्क है, जब डूब रहा है तब तक आ गए आप जहाज के अंदर। भाई, जो आगे वाले पोर्ट थे जिनसे लोग चढ़ने वाले थे वो बच गए, लेकिन जो आ गए हैं, अब क्या फर्क पड़ता आप कहाँ से पड़े थे उसमें। तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास निकलेगा। ठीक है, तो बाकी जो कॉलम बचे, वो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम पे ही अपनी स्टडी कुछ आप दे पाओ तो देख लो अपना। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, पूरे डेटा का सर्वाइवल रेशो पता करना। तो कैसे पता करें? तो इस कॉलम में जाएं और ये पता करो कितनी बार वन आया। जितनी बार वन आया उतने लोग बच गए, ये तो मतलब है इसका। और आपको अगर ये पता करना है कितने लोग नहीं बचे, तो जितनी बार जीरो आया है वो गिन लो, कितनी बार जीरो आया है उतने लोग नहीं बचे। अब अगर किसी भी कॉलम में जितनी वैल्यूज आए हैं उनका काउंट मुझे पता करना है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स क्या करता है, किसी भी कॉलम में जितनी यूनिक वैल्यूज हैं वो भी ला कर देता है, एज वेल एज उनका काउंट भी ला कर देता है। अब देखो यहाँ पर माइंडसेट आपका क्या रहा होगा।
सर ने तो पढ़ाया था कैटेगोरिकल डेटा पे होता है, देखने में तो न्यूमेरिक लग रहा है। ध्यान से देखो, ये न्यूमेरिक के साथ कैटेगोरिकल, इसमें दो ही तरह की कैटेगरी है, या तो जीरो है या वन है। तो कैटेगोरिकल डजंट मीन कि हमेशा वो स्ट्रिंग होगा। कैटेगोरिकल नंबर भी होता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट डिस्क्रीट का मतलब 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। तो कैटेगोरिकल कॉलम स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैटेगोरिकल डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट में सर्वाइव्ड हो गया। अब किसी यूनिवर्सिटी से डेटा निकला, उसमें डिवीजन कॉलम है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कैटेगरी तो है ये, लेकिन ये कैसा है, नंबर में। डिस्क्रीट कैटेगोरिकल मतलब कैटेगोरिकल कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है स्ट्रिंग होगा तभी कैटेगोरिकल कहलाएगा। अच्छा, इसको कैटेगोरिकल कहना पसंद करोगे? क्या इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग नेम होंगे? सर, इसको कैटेगोरिकल नहीं बोलेंगे, स्ट्रिंग जरूर है, इसको बोलेंगे टेक्स्ट कॉलम। इसका मतलब स्ट्रिंग कॉलम कैटेगोरिकल हो सकता है, स्ट्रिंग कॉलम टेक्स्ट भी हो सकता है। स्ट्रिंग कॉलम कैटेगोरिकल तब है जब उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ही आती हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी आ सकता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज ही उसमें हैं, तो वो स्ट्रिंग कॉलम कैटेगोरिकल कहलाएगा। अगर किसी स्ट्रिंग कॉलम के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, जरूरी नहीं है कि यही होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि यही होना चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, टेक्स्ट कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो कैटेगोरिकल का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। तब मैं सर्वाइव्ड पर इसको लगा कर, डीएफ डॉट सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू काउंट्स, सर्वाइवल निकालते हैं। तो अब अगर हम सर्वाइवल देखें, तो ये हमारा 342 बचे हैं, कितने में से, 891 में से, 38%। 38% हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें सर्वाइवल देख रहा है, और ये हमारे डेटा में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सर्वाइवल में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं थी। अगर सर्वाइवल में कोई वैल्यू मिसिंग होती तो हम कहते कि ये अधूरी जानकारी है, लेकिन हमें पता है, हमने ऊपर चेक कर लिया है, सर्वाइवल कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, यानी कि जो हमें डेटा मिला है उस डेटा में एकदम 100% इंफॉर्मेशन है ये। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस कॉलम को पकड़ते हैं जिसका नाम है पी क्लास। इस पी क्लास कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो जो भी मैं स्टडी करूंगा परफेक्ट होगी इस डेटा के हिसाब से। तो पी क्लास कॉलम में सबसे पहले ये पता करो, ओवरऑल कितने पैसेंजर किस क्लास में थे। ओवरऑल भले वो बचे या नहीं बचे, ओवरऑल हमारे कितने पैसेंजर थे। तो सेम यहां पर हम क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट पी क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स। हर क्लास में कितने पैसेंजर है वो निकल कर आ गए। सबसे ज्यादा पैसेंजर हैं क्लास 3 में, फिर क्लास 2 में, नहीं क्लास 1 में, फिर क्लास 2 में। ऐसा करके हमें यहां पर कुछ दिख रहा है। अब ये पता करो कि पैसेंजर क्लास 3 में ओवरऑल 491 थे, क्लास 3 में कितने बच गए। दोबारा सुनेंगे, क्लास 3 में टोटल पैसेंजर कितने हैं, पता चल गए। अब इनमें से कितने बचे ये पता चलो, तो आप कैसे निकालें, कितने बच गए, मतलब सर्वाइव्ड कॉलम पे करना है कुछ, लेकिन सर्वाइव्ड पूरे कॉलम पे नहीं करना है। सर्वाइव्ड कॉलम की सिर्फ उन रोज को पकड़ना है जहां पर पी क्लास की वैल्यू क्या हो, हमारी 3। तो आप क्या करेंगे, बुलियन स्लाइसिंग, कंडीशन स्लाइसिंग करेंगे। कैसे, देखो, डेटा फ्रेम में गए और यहां पर लिखा डीएफ डॉट पी क्लास इज इक्वल टू 3। तो पहले क्लास 3 का देखते हैं। तो इससे क्या निकला, इससे हमें वो डेटा फ्रेम अलग हो जाएगा जिनकी रोज सिर्फ क्लास 3 वाली होंगी। हमने कहा फिर एक काम करो, इस डेटा फ्रेम में फिर से क्या लगा दो, सर्वाइव्ड पर वैल्यू काउंट्स। सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू अंडरस्कोर
काउंट्स। तो क्या होगा, पहले इसको टुकड़ों में समझो। पहले वाले हिस्से से एक डेटा फ्रेम निकलेगा जिसमें से वो रोज होंगी जो क्लास 3 वाली होंगी। फिर उसमें सर्वाइव्ड कॉलम में हम जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जीरो है, कहाँ कहाँ पर वन है। तो अब बताओ कितने बचे हैं? 119। कितने थे क्लास 3 में टोटल? 491। तो अब पैसेंजर क्लास वाइज सर्वाइवल, ये जो सर्वाइवल है ये ओवरऑल है। ओवरऑल इतना बचा है। और पैसेंजर क्लास वाइज देखें तो क्लास 3 में हमारा निकला 491, और बचे कितने? 119। 119 भाग 491, 24% है। इसी तरह से क्लास 2 का निकालेंगे। तो अब क्या करो, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दो, और क्लास की वैल्यू क्या कर दो? 3 से 2। 87 बचे हैं क्लास 2 के। थे कितने? 184। 184 में से 87 बचे हैं। 87 भाग 184, बढ़िया है, 47%, बढ़िया कह सकते हो। अब क्लास 3 2 1 का निकालेंगे। कितने बच गए? 136। थे कितने? 216। 136 भाग 216, ये जबरदस्त निकला। यानी कि पैसेंजर क्लास सर्वाइवल को अफेक्ट हमारा करने वाला कॉलम है। तो ये हो गया हमारा क्लास 1 का। तो यहां से ऐसा माना जा सकता है कि इमेजिन कर सकते हो पिक्चर ब्रेन में कि टाइटैनिक डूब रहा है। अब जब टाइटैनिक डूब रहा होगा तो टाइटैनिक के पास लाइफ जैकेट्स होंगी, टाइटैनिक के अंदर साइड बोट्स होंगी। तो जब रेस्क्यू किया जा रहा होगा, रेस्क्यू मतलब लोगों को जब बचाया जा रहा होगा, तो सबसे पहले क्लास 1 वाले पैसेंजर को बचाने की कोशिश करी गई होगी। इसीलिए क्लास 1 में सबसे ज्यादा सर्वाइवल, अराउंड 63% सर्वाइवल है जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। टाइटैनिक का जब आप थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें ये बताया गया था कि जितने पैसेंजर थे उतनी लाइफ जैकेट उनके पास नहीं थी। जितनी थी उसमें से आधी खराब थी। अब जितनी बची सबसे पहले इन्हीं को मिली होंगी। क्लास 1 के हैं, फेयर ज्यादा दिया होगा। ठीक है, चलो। तो हमें नहीं पता, हम उस समय नहीं थे, बात 110 120 साल पुरानी हो गई। हम तो बस उस डेटा से इमेजिन कर रहे हैं कि क्या पिक्चर रही होगी वहां पर। सर्वाइवल क्लास वाइज हमने देख लिया। अब नेम में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, फिलहाल छोड़ते हैं। जेंडर वाइज देखते हैं। तो पहले ये बताओ, ओवरऑल जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे डेटा में, चाहे बचे या नहीं बचे? df डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स। मेल 577, फीमेल 314। अब क्या करो, अब पहले वो डेटा अलग कर लो जो बच गया है। जो बच गए हैं उनका डेटा अलग कर लें। हमने कहा ये लो, df डॉट सर्वाइव्ड इक्वल टू 1। अब इस पर फिर से ये लगा दो, जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स। तो सबका एक ही बार में आ जाएगा। पहले भी हम ऐसा कर सकते थे। ये लो, अब दोनों का सर्वाइवल निकाल लो। मेल सर्वाइवल, ओवरऑल डेटा में जो मेल है वो 577 है। जो सर्वाइव्ड हुए उनमें जब मेल काउंट करे गए तो 109 निकले। तो 109 डिवाइडेड बाई 577, 18-19% सर्वाइवल है मेल का। फीमेल सर्वाइवल 233। कितने में से? 314 में से। एक फैक्टर ये नजर आया। पहला फैक्टर पैसेंजर की क्लास। क्लास 1 के पैसेंजर का सर्वाइवल ज्यादा है, 62% है। और
अगर हम मेल वाइज देखें, जेंडर वाइज मेल फीमेल, तो फीमेल का सर्वाइवल हमें ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा होगा, लोगों को साइड बोट से पहुंचाया जा रहा होगा समुद्र के किनारों पे या दूसरी बोट पर, तो सबसे पहले फीमेल को प्रायोरिटी दी गई होगी कि जो फीमेल पैसेंजर हैं पहले उनको रेस्क्यू किया गया होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दो बातें आपको अभी समझ में आई। पैसेंजर क्लास वन का सर्वाइवल अच्छा है और फीमेल का सर्वाइवल अच्छा है, लेकिन ये कहना सही नहीं है, और ये दिख भी रहा है कि 100% नहीं है। सोचो, अगर क्लास वन को ज्यादा फीचर्स मिल रहे थे, उनको पहले प्रेफरेंस बचने की मिल रही थी, तो सारे बच्चे आने चाहिए थे। 62% ही क्यों बचे भाई? 38% फिर भी नहीं सरवाइव हुए। और अगर आप कह रहे हैं कि फीमेल को प्रेफरेंस ज्यादा मिल रही थी, तो फीमेल का सर्वाइवल 100% बचना चाहिए था, लेकिन 74 ही आ रहा है। 26% फीमेल फिर भी सर्वाइव नहीं हुए। इसका रीजन क्या हो सकता है? अब इन दोनों बातों को मिलाकर समझते हैं। पैसेंजर क्लास वन में 62% सर्वाइवल है। हो सकता है कि पैसेंजर क्लास वन में मेल और फीमेल जब अलग करे जाएं, तो उनमें से सारे फीमेल बच गए हों, और जो मेल हैं वो नहीं बच पाए। इस वजह से पैसेंजर क्लास वन का सर्वाइवल 100% नहीं है। समझ रहे हो क्या करें? दूसरी तरफ आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे 100% फीमेल क्यों नहीं बचे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो ये फीमेल 26% नहीं बचे हैं, वो क्लास थ्री से बिलोंग करते होंगे या क्लास टू से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि उनको प्रेफरेंस उतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी। ये दो बातें आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं। अब इन दोनों बातों को ढूंढने के लिए आपको अपनी स्टडी आगे करनी होगी। क्या ये दो बातें आपस में लिंक्ड हैं? इसका मतलब क्या है? आपको यह देखना पड़ेगा कि टोटल फीमेल जितने हैं, उन फीमेल को क्लास वाइज डिवाइड कर दो। पहले क्या करो, आप सारे फीमेल निकाल लो पूरे डेटा में से, चाहे वो बचे या नहीं बचे। ठीक है। उसके बाद फिर फीमेल निकालो जो सरवाइव वाले थे, फिर देखना कि क्या रेशो उनका निकला। चलो देखते हैं, कुछ निकल आई तो कितना स्मार्टली कर पाएंगे, कितना जल्दी कर पाएंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहते हो? हमने कहा फीमेल के डेटा को पहले अलग कर लेते हैं, हम फीमेल पर स्टडी करते हैं इस बात का आंसर ढूंढने के लिए कि 100% फीमेल का सर्वाइवल क्यों नहीं हुआ, 26% फीमेल क्यों सर्वाइव नहीं हुए अभी भी। तो हमने कहा चलो फीमेल के डेटा को अलग कर लेते हैं पहले। जेंडर की वैल्यू फीमेल होनी चाहिए। एफ छोटा है बड़ा है चेक कर लो एक बार डेटा में। छोटा है, ठीक है, तो केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा। इससे आपको सिर्फ फीमेल का डेटा मिला। ठीक है। अब इस डेटा पर हमें देखना कुछ नहीं, हम तो अपने काम की चीज लिखेंगे। अब इस डेटा पे एक बार वो निकालो जो बच गए हैं, वो फीमेल निकालो जो बच गए हैं। एंड डीएफ डॉट सर्वाइव्ड इक्वल टू 1। ये लो। अब ये वो डेटा आ गया जो फीमेल का है और सरवाइव हुए हैं। अब इस डेटा को तोड़ दो क्लास वाइज, क्लास वन में कितने, टू में कितने, थ्री में कितने, देखते हैं क्या निकलता है। डॉट यानी कि पी क्लास डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। पी क्लास का पी कैपिटल होगा। ये निकला। अब अगला काम क्या करना है? इस कोड को दोबारा लिखना है और बिना सर्वाइव्ड के कितने कितने फीमेल थे वो पता करो, बिना सर्वाइव्ड के ओवरऑल। अब निकालो अपना फीमेल सर्वाइवल क्लास वाइज। क्लास वन, क्लास वन में टोटल फीमेल चाहे वो बचे या नहीं बचे कितने थे? 94। क्लास वन में वो सारे फीमेल जो बच गए हैं कितने हैं? 91।
91 डिवाइड बाई 94, लगभग 97% सर्वाइवल है फीमेल का क्लास वन में, यानी कि ये दो बातें आपस में कोरिलेटेड हैं। क्लास वन होना, फीमेल होना। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी के पास हैं तो 97% चांस है वो पैसेंजर बच गया होगा। जिसके पास ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, मतलब वो फीमेल है और क्लास वन से बिलोंग करने वाला पैसेंजर है। तो इतने वो पैसेंजर थे टोटल जो क्लास वन से बिलोंग करते थे, और उनमें से भी 91 बच गए। तीन क्यों नहीं बचे? हार्ट अटैक से मर गए? चलो, ये भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि हम स्टेक हैं अपने कॉलम्स के ऊपर। हमें जो कॉलम्स गिवन है हम उसी में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो हम समझ रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया होगा, पैनिक हो गए होंगे, माइट भी कंसीडर किया जा सकता हो, बट हमें डेटा में कहीं गिवन ही नहीं है, कॉज गिवन नहीं था। ठीक है, सर्वाइवल क्यों नहीं, उसका कॉज गिवन नहीं है। तो अब तो अब तीन हमारे नहीं बचे। तो अब देखो क्या हो सकता है। मुझे जो लगता है, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा वो सब। मान लो कोई पैसेंजर है, फीमेल, उसकी एज है 80। कितना जिएंगे? और फीमेल हो, ठीक है, क्लास वन है, ये भी ठीक है, मौका मिल रहा है बचने का। कुछ करो, मानवता का काम, अपनी कुर्बानी दो, किसी ऐसे को बचाओ जो कुछ आगे कर पाएगा, शायद ऐसा हो। उन तीन, कोई तीन ऐसे फीमेल क्लास बन के रहे हो जिन्होंने इस तरह सोच लिया हो कि हमने तो अपनी जी ली, अब क्या करेंगे बचकर। कोविड में ऐसे ही हो रहा था, पता है आपको? इटली के अंदर कोविड के टाइम पर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। इटली की गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल से बोला था कि अगर दो पेशेंट आए, बेड एक खाली हो, तो एज से डिसाइड करना किसको देना है। अगर कोई ओल्ड एज का है तो उसे बाहर छोड़ देना, यंग है तो उसको एडमिट कर लेना। ऐसा कहा गया था इटली गवर्नमेंट ने, अनऑफिशियली। ऑफिशियल तो नहीं कह सकते। इनह्यूमन डिसीजन, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, करने पड़ेंगे। तो शायद तीन पैसेंजर वो ऐसे हो सकते हैं। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जो तीन सरवाइव नहीं हुए हैं उनकी एज क्या है। पहले तो ये पकड़ो कि वो तीन पैसेंजर कौन है जो फीमेल हैं, क्लास वन, लेकिन सरवाइव नहीं हुए। फिर देखेंगे उनके क्या पैरामीटर्स थे, क्या वजह रही होंगी उनके सरवाइव ना होने की। अगर हमें एज में कुछ नहीं मिला तो जो ये कह रहे हैं वो बात हो सकती है, पैनिक हो गए होंगे, हार्ट अटैक हो गया होगा, कुछ बात रही होगी, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। अब ढूंढते हैं, क्या ढूंढने चल रहे हो? हम उन तीन पैसेंजर को ढूंढ रहे हैं जो सरवाइव नहीं हुए हैं, फीमेल हैं और क्लास वन के हैं। सरवाइव्ड नहीं हुए हैं, क्लास वन के हैं, और फीमेल हैं। पूरा डेटा देख लो इनका, क्या निकल कर आया। देखना कहीं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। नहीं सर, आपका सोचना गलत था, ऐसा पैटर्न तो बना नहीं। लेकिन जो सबसे पहले हम एक बात सोच के चल रहे थे, सिबलिंग और स्पाउस ऑफ पेरेंट चाइल्ड में, तीन में दो के साथ तो ऐसा है कि उनके साथ उनकी फैमिली चल रही है। तो हो सकता है उनको जो मौका मिला हो उन्होंने अपनी फैमिली को दे दिया हो। तो ऐसा तीन में से दो के साथ तो कहा जा सकता है। लेकिन जो एक है, उस एक के साथ ना तो कोई एज वाला ऐसा फैक्टर है, 50 एज है, ठीक है, अभी 25-30 साल और चल सकते थे इनके। और अकेले थे, फैमिली में कोई था भी नहीं, अकेले गए थे घूमने, फीमेल है। क्या रीजन हो सकता है इसके ना बचने का? भाई, पैनिक सिचुएशन या कुछ एनवायरमेंटल कुछ रहा होगा, डिप्रेशन, मतलब कुछ भी शब्द कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास अब वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि हम इसके बारे में बता पाए कि वो एक पैसेंजर के साथ ऐसा क्या हुआ कि सब बच रहे थे तो वो क्यों नहीं बचे। बाकी दो का तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, सही का नहीं पता, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये वजह रही होगी कि इन दोनों फीमेल पैसेंजर क्लास वन थे, इनकी फैमिली साथ में थी। हाँ, कैबिन में।
चलो मतलब ठीक है, जितना हम पहुंच सकते हैं उतना पहुंच रहे हैं, अपना कर रहे हैं काम। अब सर एज कॉलम पकड़ेंगे सीधा, क्लास एक तरफ, फीमेल एक तरफ। अब अगला है हमारा यहाँ पर, सिर्फ एज कॉलम पकड़ेंगे, ये जानते हुए 177 मिसिंग है, वो जानते हुए। ठीक है, तो पहले ये पता करते हैं ओल्ड एज वाले कितने पैसेंजर थे ओवरऑल। ओल्ड एज वाले ओवरऑल कितने पैसेंजर थे। अब ये आपका पैरामीटर है, ओल्ड एज आप किसे मानोगे, 60+। चलो, तो अब भारत के हिसाब से तो सीनियर सिटीजन नहीं जो आते हैं आपके वो यही होते हैं, और 70+ में शायद सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं, कैसे ऐसा कुछ है बहरहाल। डी एफ डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 या 60 से ज्यादा हैं तो बहुत सारे हैं, गिन कहाँ से लोगे, डॉट शेप लगा दो, ऐसे गिन लेते हैं। चलो, तो हमें जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से 26 लोग ऐसे हैं जिनकी एज गिवन है, और वो एज 67 है। अब जो 177 मिसिंग है, पता नहीं वो इस एज ग्रुप में आएंगे या किसी दूसरे एज ग्रुप में जाएंगे, तो ये 100% स्टडी हमारी नहीं हो पाएगी। तो जितनी गिवन है उसके हिसाब से हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इनमें सर्वाइवल देखो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। तो पहले ओवरऑल निकालो, ओवरऑल क्या निकाल ही लिया, अब सर्वाइवल देखो सीधा, सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू काउंट्स। हाँ सर, मतलब कह सकते हो कि 26 थे, उनमें से सिर्फ 7 बचे हैं। तो ओल्ड एज का सर्वाइवल, अगर हम ओल्ड एज की डेफिनेशन 60 और अब हम मानते हैं, तो 26-27% है जो ओल्ड एज वाले बचे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नैरो कर दूं, हाँ हाँ, फिर साथ में क्लास भी देखो और साथ में फिर जेंडर भी देखो, तो वहां से पता चल जाएगा, और है ना। अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आप, हाँ, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बट साथ में लिखना पड़ेगा कि भाई जो हमारी स्टडी है वो इतनी वैल्यूज के साथ हुई है, और साथ में मिसिंग वैल्यू इतनी है। तो ये परफेक्ट तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जब चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो सेंसिटिव चीजों के लिए जनरली फिल करना सही नहीं माना जाता है। लेकिन आगे जाके आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के साथ ये चैलेंज होता है कि मिसिंग डेटा पे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन एक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है। एक टॉपिक होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिनकी एज मिसिंग है उनकी एज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या एज हो सकती है, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन बाकी जितने और फैक्टर हैं, उन सबको फीचर मानकर या उनको इनपुट मानकर हम एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। स्टैट्स का मतलब हो गया मीन मीडियन का यूज करके, मशीन लर्निंग का मतलब हो गया स्टैट्स मत लगाओ, आप अदर जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स बाकी के पैसेंजर में देखो किससे ज्यादा मैच हो रहे हैं, है ना, और जिससे ज्यादा मैच हो रहे हैं लगभग उसकी एज ये हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का यूज करके इस काम को सबसे ऑथेंटिक तरीके से किया जा सकता है, या तो नेम से टाइटल निकाल के, या फिर एज को मशीन लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्ट करके किया जा सकता है। फिलहाल दोनों में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कह रहे थे, हमने कहा ये कह रहे थे कि इसको थोड़ा नैरो करते हैं, 60 की जगह अगर मैं 65 कर दूं, तो 11 लोग हैं 65 के हिसाब से, और उस पर अगर मैं सर्वाइवल देखूं, हाँ एक ही बचा है, 11 में से एक। तो अगर हम ओल्ड एज की डेफिनेशन 65 है वो सब हम मान लेते हैं, तो 11 लोग ऐसे थे और उनमें से हमारा एक ही बचा है। तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम यहाँ पर नहीं देख सकते एज के लिए, क्योंकि ये संख्या बहुत कम है। चलो, अब हम एज पर अपना जो करना था करके आ गए, एक बार इस पर स्टडी करते हैं।
क्या करो, सबसे पहले उन पैसेंजर को निकालो जो अकेले गए थे। दो दो रास्ते हैं, या तो उन पैसेंजर को निकाल लो जो फैमिली के साथ गए थे, या फिर उन पैसेंजर को निकाल लो जो अकेले गए थे। तो मान लो जो अकेले गए थे उनको फोकस करते हैं। उनको मौका मिला साइड बोट्स में जंप लगा के बच जाने का, किसी के लाइफ जैकेट छीन कर भाग जाने का। उन्होंने सारे अटेम्प्ट करे होंगे क्योंकि वो अकेले हैं। तो देखते हैं कि क्या अकेला पैसेंजर वहां पर ज्यादा सर्वाइवल में रहा होगा, ऐसा कुछ है या नहीं। हमने कहा चलो, तो पहले वो डेटा ढूंढ लो जो अकेले पैसेंजर का है। तो डेटा फ्रेम को स्लाइस करेंगे। डीएफ डॉट सिवलिंग स्पाउस की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कोई सिवलिंग नहीं है साथ में, कोई स्पाउस नहीं है। एंड पेरेंट चाइल्ड इज इक्वल टू ऑल्सो 0। कितने, अरे सर कुछ निकलेगा नहीं, है तो बहुत है। अकेले वाले 15 20 25 30 होते तो अपना जोर जबरदस्ती करके निकल जाते। 537 है, तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई। 537 अकेले गए थे। अब इनमें से कितने बचे कितने नहीं बचे, ये देखते हैं। हमने कहा चलो देख लेते हैं, लेकिन लगता नहीं मुझे कुछ निकलेगा। हाँ, फिर अकेलों की क्लास, अकेलों का फीमेल, फिर बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप आगे अपना निकाल निकाल कर देखेंगे। तो फिलहाल मैंने पहले अकेले वाले पर सर्वाइवल लगाया, बाकी फिर आप जो कह रही हैं वो करके देख लेंगे। 537 थे अकेले, 163 बचे, कुछ खास निकला नहीं। चलो अब इन्होंने कहा सर एक काम करो, जो अकेले थे और क्लास बन के थे, अकेले भी थे और क्लास बन में भी थे। चलो इनका भी सही है, साथ ही साथ ये भी निपटाते हैं। और वो फीमेल भी थे, मतलब सबको बचने के लिए जो चाहिए है ना, वो सब हमने यहाँ मान लिया। अकेले भी हैं, क्लास वन के भी हैं और फीमेल भी हैं। डॉट शेप 34। अच्छा इनमें बचे कितने, बचे नहीं कितने ये देखना है, तो यही लगा दो। दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। अरे सर ये तो अच्छा निकला रिजल्ट, काम का निकला है। टोटल 34 थे जो अकेले थे, क्लास वन के थे, फीमेल थे, उनमें से 33 बच गए। तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बचने के लिए जो वहां हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। अब कोई एक सरवाइव नहीं हुआ है, ढूंढो कौन सा नहीं हुआ है। वही 50 साल वाली। चलो जो भी था, जैसा भी था देख लेंगे अपने। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कैसे स्टडी हम लोग अपना कर सकते हैं। देखो पूरी केस स्टडी में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पाइथन की दो ही चीज यूज हुई हैं, बूलियन स्लाइसिंग और दूसरा वैल्यू काउंट, है ना। तो अगर आपके डेटा कैटेगोरिकल पे चल रहा है तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वैल्यू काउंट्स, है ना। और अगर डेटा आपका कैटेगोरिकल है तो डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा, तो फिल्टर करने के लिए बूलियन स्लाइसिंग आपको आनी चाहिए। दिस इज नोन एज इनसाइट, डीप एनालिसिस, डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आउटर पिक्चर। आउटर पिक्चर ये है कि हमारे पूरे डेटा का जो सर्वाइवल है वो ये है, 38% सर्वाइवल है पूरे डेटा का। दिस इज ओवरव्यू। इनसाइट्स का मतलब है हम और फैक्ट आपको बताएंगे कि ये सर्वाइवल कैसे बना, किस तरह के पैसेंजर ज्यादा बचे नहीं बचे। इसी को आप इनसाइट्स या डीप एनालिसिस के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है बूलियन स्लाइसिंग। बूलियन स्लाइसिंग अगर आप सही से जानते हो, कुछ है नहीं इसमें ऐसा, तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। अभी बूलियन स्लाइसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होती है, जिसमें हम किसी कॉलम के अंदर जाकर वैल्यू को ढूंढते हैं। जैसे मिस्टर मिस ढूंढना है, कहाँ मिस्टर लिखा है कहाँ मिस लिखा है। डायरेक्ट
आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डीएफ डॉट नेम इक्वल टू मिस, क्योंकि पूरी वैल्यू मिस के बराबर नहीं है ना। पूरी वैल्यू के अंदर कहीं मिस लिखा हुआ है, वो ढूंढ के लाना है। तो वो भी पढ़ेंगे, आएगा उसका मौका भी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सचिन वाले डेटा को हम लेकर आते हैं, बाकी इसमें कुछ बचता है तो अब आपको इतना अंदाजा हो गया कि घर जाके अपना कर करके देख सकते हो। ठीक है, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी डेटा सेट। चलो, तो किसी ने करा था एनालिसिस इस पर, क्या निकला? बैटिंग स्कोर कल हमारा चल नहीं रहा था, क्योंकि इसमें डीएनवी टीडीएनवी स्टार वगैरह लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर बैटिंग स्कोर अगर मैं देखूं तो डी एफ डॉट डी टाइप्स लगाऊं तो सब ऑब्जेक्ट है, मतलब काइंड ऑफ मिक्स डेटा है हर कॉलम के अंदर, या तो स्ट्रिंग डेटा है या मिक्स डेटा है। तो अब आप एवरेज निकालना चाहें, सचिन का एवरेज क्या है, निकाल नहीं पाएंगे। सचिन का हाईएस्ट स्कोर क्या है, निकाल नहीं पाएंगे। मिसिंग वैल्यू वाला एक बार देख लेते हैं। डी एफ डॉट इज नल डॉट सम, बस एक में मिसिंग है, बाकी सब हमारा क्लीन है डेटा तो। लेकिन सर इस बार जो क्लीनिंग है वो दूसरे लेवल पर करनी है, मिसिंग वाली क्लीनिंग का पॉइंट ही नहीं है। इस बार वैल्यूज में अनवांटेड करेक्टर्स हैं जो मेरे लिए इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, इनको डेटा एरर्स भी कहते हैं। तो कई बार ना इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं डेटा एरर कैसे कहते हैं। डेटा एरर, किसी कॉलम में रन है, यहाँ पे लिखे हैं 41, यहाँ लिखे हैं 42 स्टार, दिस इज डेटा एरर। ये परेशान करेगी आपको स्टडी करने में। हाँ, एग्जैक्टली exactly। डेट में कहीं स्लैश है, कहीं कुछ है, तो इस तरह से ये सब क्या हो सकता है, हमारा डेटा एरर्स भी कहलाती हैं। चलो करते हैं इसको सही। तो बैटिंग स्कोर में अगर आपसे कहा जाए, क्या आप डिसाइड कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम सही करें इसको? अच्छा, मैंने थोड़ा देखा था। अब देखो, जब आप एक एनालिस्ट प्रोफाइल पे जाते हो तो आपके पास टेक्निकल स्किल जो भी है प्लस डोमेन नॉलेज, ये बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं डोमेन नॉलेज। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सिंपलिसिटी के लिए कि ये रन्स हैं, पहले मैच में 10 रन बनाए, दूसरे में 20 बनाए नॉट आउट, तीसरे में 30 बनाए, चौथे में चलो 0 बनाए, और ये बात भी सही है, पांचवें में डीएनबी। अब बताओ इसका एवरेज कैसे निकलेगा? 10 + 20 + 30, ये 0 जोड़ोगे, खेला तो ही आउट हो गया 0 पर, तो जोड़ोगे तो है ही जो आउट हो गया 0 पर। तो कितना हो गया, 60। मुद्दा आता है, भाग कितने से करोगे? 1 2 3 4 से करोगे, या 1 2 3 4 5 से करोगे? तो अब डीएनबी बैटिंग नहीं करी, टीडीएनबी टीम ने बैटिंग नहीं करी, एवरेज निकालने में इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे भी अभी पता चली है, ये मैंने देख रहा था। हाँ, सचिन के तो निकाल रहे हैं डेटा, सचिन का ही है पूरा। नहीं, यही तो समझना है, डोमेन नॉलेज का मतलब यही तो है। अगर मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब वो बैटिंग आई उसकी और 0 पे आउट हो गया। अगर आप डीएनवी को 0 कर दोगे तो उसका जो पूरा कैरियर है उसको इम्पैक्ट कर देगा वो, क्योंकि उसमें उसका मैच काउंट हो जाएगा।
लेकिन डीएनवी मैच काउंट नहीं होता उस बंदे के लिए। टीम का हुआ, उस बंदे का नहीं हुआ। लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, डोमेन नॉलेज रिक्वायर्ड है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई बैट्समैन नॉट आउट रहा है, उसको भी काउंट नहीं करते हैं। मतलब भाग करोगे तो एक, दो, तीन से करोगे, चार से नहीं करोगे। मतलब रन बना रहा है लेकिन मैच काउंट नहीं हो रहा है। एवरेज निकालने का जो मेथड है आईसीसी का, किसी भी बैट्समैन का, वो ये है कि टोटल रन्स आपने कितने बनाए, है ना, डिवाइडेड बाई कितनी बार आप आउट हुए। कितने मैच खेले ये नहीं, कितनी बार आप आउट हुए ये है। अगर आप किसी मैच में खेले और आउट नहीं हुए, तो आपका एवरेज बढ़िया हो जाएगा, मैच काउंट भी नहीं होगा और एवरेज बढ़ेगा आपका। अगेन मैं कह रहा हूं कि डोमेन नॉलेज जिसकी जितनी अच्छी है, उतनी स्टडी वो अच्छी करेगा। भागी तो करना है, चार से करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, तीन से करोगे तो भी आएगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कितने से करना चाहिए। और ये कौन बताएगा? डोमेन नॉलेज बताएगी आपकी। तो अगर आप किसी भी डेटा पे केस स्टडी कर रहे हो, तो टेक्निकल स्किल बाद में आती है, पहले उसकी डोमेन नॉलेज आपको लेनी चाहिए कि भाई इसमें ये चीज होती है, कैसे निकाली जाती है, इसमें क्या क्या फैक्टर है, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं क्या है, क्योंकि ये जो स्टडी है, तो इसका डेटा तो इंटरनेट पर अवेलेबल भी है। आप निकाल कर देख लो, है ना, पता चल जाएगा कि काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। यही तो होगा, क्रॉस चेक तो हो ही जाएगा इसका हमारा। ये तो पता नहीं कितने लोगों ने आईसीसी ने कर रखा है, पूरा डेटा आईसीसी की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, सचिन का। चलो, तो सबसे पहले जो इनका वाला पॉइंट था, पहले उसको क्लियर करते हैं। अगर किसी मैच में डीएनबी टीडीएनबी है, तो उसको जीरो से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो फिल कर दोगे तो काउंट हो जाएगा। उसको मिसिंग बनाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हम क्लीनिंग में मिसिंग को हटाते हैं, यहां पर उल्टा मिसिंग को लाते हैं। जहां पर डीएनबी टीडीएनबी है, उस कॉलम को हम काउंट नहीं करते, लेकिन वो स्ट्रिंग में आ गया है, उस पर प्लस भी तो नहीं चलेगा अब। लेकिन अगर मैं डीएनबी टीडीएनबी को एनएन कर दूं, अब वो न्यूमेरिक हो गया, और अब वो प्लस माइनस में यूज हो सकता है, और काउंट अभी भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, तो पहला काम क्या करो, जहां पे डीएनबी टीडीएनबी है, उनको रिप्लेस करके मिसिंग बना दो, ताकि कॉलम को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फ्लोट में, तो वो हो पाए। अभी तो होगा भी नहीं, करने जाएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो पहला काम हम यही करते हैं, डीएफ। अब बताओ, फिल एनए लगाओगे कि रिप्लेस लगाओगे? दो ही तरीके बताए मैंने। रिप्लेस, ठीक है, फिल एनए मिसिंग को फिल करता है, और मिसिंग तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो रिप्लेस लगाओगे। डीएफ डॉट रिप्लेस, किस कॉलम में रिप्लेस करना है? बैटिंग अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, अब बताओ क्या लिखोगे यहां पर? ठीक है, डी एन बी, स्ट्रिंग में अगर आता है तो। ठीक है, और इसको किससे रिप्लेस करना है हमारे लिए? एन एन से, है ना। तो आप नन भी लिख सकते हैं, तो वो एन एन बन जाता है। एनपी डॉट एन एन लिखोगे तो भी बन जाता है। लेकिन सर एक चीज बताओ, इसमें एक साथ में डीएनबी टीडीएनबी दोनों लेकर नहीं आ सकते? कैसे आएगा बताओ? ये तो एक ही लिखा मैंने अभी, दूसरा कैसे लिखूं? अच्छा, ऐसे करके कॉमा लगा के? चलो ठीक है, जो ये कह रहे हैं पहले वो करते हैं। पहले इसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करोगे? np डॉट एन ए एन से। तो ऊपर नंपाई को इंपोर्ट कर लेना, या सीधे नन भी लिख सकते हो। नन को भी मिसिंग माना जाता है पांडास में, पांडास में ना कि नंपाई में। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कह रहे हो? कॉमा लगाकर क्या लिख दो यहाँ पर? टीडीएनबी, और इसको भी क्या कर दो यहाँ पर? नन। एक बार मैं इसको इन प्लेस नहीं कर रहा हूं, देख लेते हैं कुछ निकला क्या। सर एरर आ गई। तो कहाँ गलती करी मैंने, देखो जरा। ये कॉमा लगा दिया, कॉलोन लगाना है यहाँ पर। ठीक है, कोई एरर वेरर तो आपकी नहीं आई, है ना। अब एक काम और करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा हो गया या नहीं?
यूनिक से बहुत कुछ निकल कर आ जाएगा, फिर डॉट 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 आ जाएगा बीच में। चलो, मैं इसको ट्राई मार के देखता हूँ इस तरह से। नॉट श्योर होगा कि नहीं। मैंने क्या करा, ये दोनों वैल्यू को डिक्शनरी में की के अंदर टपल बना के रखा। देखते हैं क्या ये ऐसे कंसीडर करता है कि एक बार में किसी कॉलम की मल्टीपल वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी से, तो मैं अलग अलग तो दे ही सकता हूं। एक बार टपल से ट्राई, लिस्ट से नहीं होगा ये कंफर्म है, लेकिन टपल से शायद हो जाए। नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा या कुछ और ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। तो आपको फिर पता क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह टपल लिखनी पड़ जाएगी। पहला वाला भी इससे और दूसरा वाला इससे। एक बार इससे ट्राई मार के देखते हैं। नहीं सर, तो पहला वाला ही सही है। इसमें हाथ पर नहीं मारते ज्यादा आप। ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको इन प्लेस डाल देता हूं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब सर समस्या ये है कि आंखों से दिख तो रहा नहीं है। तो हाँ, ये पॉइंट इनका सही है। मिसिंग वैल्यू में आ जाएगा। डी एफ डॉट, अगर हमारा काम सही हो गया होगा तो ये मिसिंग में आ जाएगा। आ गया। तो टोटल 11 जगह ऐसा था जहां पर डीएनवी या टीडीएनवी होगा। अब वो मिसिंग हो गया। ठीक है। अब अगली समस्या जो मुझे यहाँ पर सही करनी होगी वो क्या, जहां जहां पे नॉट आउट है, तो सोचो जहां नॉट आउट है वहां पर स्टार बना होगा ऐसे करके। इस स्टार को हटा दो। कल वाला टेम्परेचर में से अंडरस को हटाया, तो लगभग उसी तरह हाँ रेजेक्स वगैरह का यूज करके आप अपना देख लो क्या करोगे। लेकिन ये कैसे पता करोगे, क्योंकि मुझे स्कोर एवरेज निकालना है मान लो, तो मुझे जो नॉट आउट वाले हैं उनको एक्सक्लूड करना, उनको काउंट नहीं करना पड़ेगा ना। तो क्या करो, पहले ये पता करके रख लो कि कितनी बार बैटिंग स्कोर करते समय स्टार आया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये हमारा कैसा है, नॉट आउट वाला है और इसको हमें डिवाइड करते समय काउंट नहीं करना है। कैसे करेंगे इस चीज के लिए, कैसे पता करें कि बैटिंग स्कोर में कहां कहां पर हमारा स्टार आया था, कितनी बार आया था। डीएफ, डीएफ डॉट बैटिंग स्कोर, बैटिंग स्कोर कॉलम पर डॉट एसटीआर लगाया। बताओ किसी भी सीरीज पर डॉट एसटीआर लगाने से हमें क्या फीचर्स मिलते हैं। उस सीरीज पर स्ट्रिंग के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो एक ऑपरेशन है जिसका नाम है कंटेन्स। क्या बैटिंग स्कोर कॉलम में कहीं पर स्टार आता है? अगर स्टार आता है इसका मतलब वो सारा डेटा लाकर मुझे दे दो। डॉट शेप, नथिंग टू रिपीट एट पोजीशन 0। कंटेन्स में आई गेस लिस्ट बना के पास करनी होती है। हम्म, चलो एक और ट्राई मारते हैं। इज इन, इसमें लिस्ट की फॉर्म में स्टार देकर देखो। स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज इन। कंटेन्स क्यों नहीं चला?
एक काम करते हैं, कंटेंट्स में स्टार की जगह मैं जीरो लिख कर देखता हूँ। कैन नॉट मास्क विद नॉन बूलियन एरे कंटेनिंग एनी नन वैल्यूज। अच्छा, इसमें मिसिंग वैल्यू आ गई, मिसिंग वैल्यू के साथ नहीं चल रहा है यार। फिर कैसे करोगे? हम्म। चलो इसको थोड़ा सा मैनुअल करते हैं, कोई डायरेक्ट तरीका भी हिट नहीं हो रहा ब्रेन में। क्या करा, डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर, इसकी सीरीज अलग निकाल ली। इस पर मैं अगर लूप लगाऊं फॉर आई इन बैटिंग स्कोर, 200 पे स्टार आ रहा है, 96 पे स्टार आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। बैटिंग स्कोर कंटेन्स जीरो। एक बार स्टार से देखना, स्टार से रन हो रहा है? जीरो के स्टार करो यहाँ पर, रन कराओ। चलो कुछ देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमें एक एक डेटा मिल रहा है, चलो मैं कर रहा हूँ कुछ, है ना। ठीक है, एक वो भी करके देख लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं। चाहे तो रिप्लेस करने से पहले इस काम को करके देख सकते थे। और अभी जो आ रहा है वो भी हमारे काम का निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब हर वैल्यू यहाँ पैसे लिख देते हैं। ठीक है, इफ स्टार इन आई, प्रिंट आई। नन परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ भी नन को ऐसे लिखते हैं, इफ नन इज नॉट इक्वल टू आई एंड स्टार इन आई। ये लो, तरीके कई हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही तरीका है। आपके पास कोई तरीका हो सकता है, बट फिलहाल हमारा हमारा मकसद है कि काम हो जाना। तो अब मुझे पता चल गया कितने हैं, बस फटाक से यहाँ पे काउंट लगा दो अपना। तो ये हो गया, नॉट आउट काउंट इनिशियल वैल्यू जीरो। और मैं इसमें प्रिंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नॉट आउट प्लस इक्वल वन कर दिया, जीरो। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो नॉट आउट काउंट 41 बार सचिन अपने पूरी लाइफ में नॉट आउट रहे हैं। सचिन से पूछो, इंटरव्यू लोगों ने, खुद नहीं पता होगा ये बात। हमें पता है, मतलब किसी भी इंसान से ज्यादा उसके इंसान का डेटा अगर आपके पास हो तो वो आपको बता सकता है उसके बारे में। क्योंकि इंसान तो भूल जाता है, डेटा नहीं भूलता, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे अब 463 मैच हैं, 463, लेकिन अभी भी 463 सही नहीं है, क्या करोगे? हम इस कॉलम में डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर डॉट काउंट करेंगे। कितनी वैल्यू है? 452। कम क्यों हो गई? क्योंकि इसमें मिसिंग भी तो है, मिसिंग वाली काउंट नहीं हुई। क्या करो,
452 -41, 411। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जब मैं भाग करूंगा एवरेज निकालने के लिए तो 411 से भाग करूंगा। अब ये आपको पाइथन की बहुत अच्छी नॉलेज है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप इस डोमेन की नॉलेज नहीं रखते हैं तो, क्योंकि आप जो रिजल्ट निकाल के दोगे वो सही नहीं होगा फिर। आप निकाल पा रहे होगे, है ना? चलो ठीक है। तो अब अगला पड़ाव, अगला पड़ाव ये है कि अब मुझे एक चीज पता चल गई है। अब मैं इस कॉलम में से स्टार हटाऊंगा, क्योंकि मैं तभी सबका सम कर पाऊंगा। स्टार अब हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस बैटिंग स्कोर रेजेक्स। रेजेक्स लगाओ मत लगाओ, और तो कुछ इसमें होगा नहीं शायद, स्टार ही है। चलो फिर भी सेफ साइड। स्टार की जगह पर क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसे कर दो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। क्रॉस चेक करने के लिए फिर से मैं इस कोड को एक बार रन करा के देखता हूं कि कुछ रह तो नहीं गया। सिर्फ प्रिंट करा के चेक करेंगे, तो मेरा रिजल्ट ब्लैंक आना चाहिए। अगर ब्लैंक आया तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। अरे सर, ये तो बहुत कुछ रह गया। क्या लिखना है यहाँ पर? regex इक्वल टू ट्रू। देखो कहाँ गलत करा। नथिंग टू रिपीट एट पोजीशन 0। ठीक है, निकल गए यहाँ से हम। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़े थे, स्टार का एक मीनिंग होता है रिपीट करना, प्लस का होता है वन और मोर, इसका होता है जीरो और मोर, क्वेश्चन मार्क। तो वो वाला रिपीट वाला बार बार एरर आ रहा था हमारा रेजेक्स में। बहरहाल, तो अब मेरा जो डेटा है, अब मुझे लगता है बैटिंग स्कोर ठीक ठाक हो गया है। अब मैं इस बैटिंग स्कोर पर चलता हूं, लेकिन अभी भी इसका डेटा टाइप क्या पड़ा हुआ है हमारा। अभी भी इस पे सम चलाओगे तो वो नहीं आएगा जो आप इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। एरर आ जाएगी इसमें। इस तरह से आपका डेटा आ चुका है। तो क्या करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? हमने कहा डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर डॉट, देखो एस टाइप करके आ रहा है इसमें, इंटीजर बना दो या फ्लोट बना दो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बीच में क्या पड़ा था हमारा, मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू किस में हो सकती है? फ्लोट में। फ्लोट में कन्वर्ट करा, हो गया। अब ये हम चाहते हैं इन प्लेस, इसमें इन प्लेस का नहीं आ रहा, तो फिर इस तरह से करना होगा डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर इज इक्वल टू दिस। चलो, अब डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर डॉट सम। 18,426 रन सचिन ने अब तक बनाए हैं ओडीआई में। अब एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो एवरेज इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई नॉट आउट काउंट था, क्या था, इसको प्रिंट कर दो। अरे ये तो गलत आ गया। नॉट आउट काउंट से नहीं करना है,
टोटल मैच कितने, 411 आए थे ना हमारे। 411 से भाग करना है। 411 क्या संख्या है, वो ये संख्या है जिसमें सचिन आउट हुए हैं, है ना, ये तो मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें मिसिंग वैल्यू भी तो पड़ी है, एन एन 463 में से वो हट गई। काउंट हमारा नॉन मिसिंग वैल्यू काउंट करता है। आउट काउंट इज इक्वल टू दिस काउंट माइनस नॉट आउट काउंट, और फिर यहाँ पर आउट काउंट। 44.83 का एवरेज नहीं है, क्या है? देखो कुछ गलत हुआ होगा तो देखना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से सचिन का जो एवरेज आया है अब तक, जो सचिन खेले हैं, उसके हिसाब से 44.83 है। अब आप अपनी डोमेन नॉलेज को करेक्ट कर सकते हो कि सर हम क्या करते हैं, नॉट आउट वाला नहीं हटाते, सिर्फ जो जितने में खेले हैं सिर्फ उनको लगा देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा आना चाहिए दिस वैल्यू। 452 से भाग कर देते हैं फिर, तो 40 का एवरेज आ गया। ठीक है, तो अब एक बार क्रॉस चेक कर लो अपना कि सचिन का एक्चुअल में बैटिंग स्कोर हमारा क्या है, टोटल रन कितने हैं, 18,426। कितनी बार नॉट आउट रहे थे हमारे हिसाब से, 41 टाइम्स। अब कुछ भूल चूक हो गई होगी तो कह नहीं सकते। अगर सर इस तरह से मान लो मैं कैंसर का डेटा दे दें कोई, तो अब कैंसर की नॉलेज हमें है ही नहीं, तो आप अच्छा एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो एनालिस्ट के पहले एक ठप्पा लगा होता है कि आप किस फील्ड का एनालिस्ट हो। एचआर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बिहार में प्रशांत किशोर एनालिस्ट, उनको अगर ये सिखा दें पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, तो वो टेक्निकल चीज के साथ और अच्छा हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट बढ़िया फील्ड चल रहा है आजकल। इस साल इस कंपनी के साथ, इस पार्टी के साथ, अगले साल दूसरे के साथ, तीसरे साल फिर एक बार अपनी पार्टी बना लो लास्ट में आके। तो एनालिस्ट एक जनरल प्रोफाइल नहीं होती, एनालिस्ट के पीछे पीछे एक स्टैंप लगा होगा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मेडिकल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट वो हो गया जिसको बिजनेस के जो टर्म्स होते हैं उन सब की नॉलेज है, बिजनेस एनालिस्ट। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एनालिस्ट होते हैं। डेटा एनालिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर बहुत कुछ है ना। तो आपको एक टाइम के बाद 4 से 8 फील्ड की नॉलेज हो सकती है। स्टार्ट जब करोगे तो किसी एक फील्ड की नॉलेज के साथ अपना स्टार्ट कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना आप रिज्यूम बनाते हो। एज ए डेटा एनालिस्ट आप naukri.com पे जाओगे एज ए फ्रेशर, कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। डेटा एनालिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, स्पेसिफिक फील्ड पर आपको सर्च करना होता है। चलो, अभी मैंने इसका एक कॉलम पकड़ा है, घर जाके कोशिश करना हाथ पैर मारकर कि विकेट पर कुछ निकाल पाओ। सचिन ने अब तक टोटल कितने विकेट लिए हैं, उसके बाद जो विकेट लिए हैं एवरेज विकेट पर मैच के हिसाब से क्या पड़ा, या हाईएस्ट विकेट सचिन ने किस मैच में कितने लिए हैं, वो सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, रन कंसीडर्ड तो शायद कुछ काम का नहीं होगा हमारा, कैच वगैरह देख लेना, कुछ जो निकाल पाओ अपना देख लेना। अभी ये कॉलम बचे हैं, अभी मैं इस कॉलम पर भी स्टडी निकाल सकता हूं। चलो आपको मैं टास्क देता हूं, इस डेटा पर इस बात का आंसर निकालने की कोशिश करना कि सचिन ने, हिंट दे देता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे सचिन ने अब तक कितनी सेंचुरी लगाई, बताओ क्या लिख दूं? अरे यहां से निकालो ना, डेटा से। डेटा फ्रेम डीएफ डॉट बैटिंग स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू
200 जब बनाए तो 2 सेंचुरी काउंट होंगी, एक ही काउंट होगी? ये आपको पता होना चाहिए कि आपने 300 बनाए तो 400 बनाए तो काउंट वो एक ही होगी। ये थोड़ा ना किसी ने सेंचुरी लगाई तो 50 में भी काउंट हो जाएगा वो, नहीं ना। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो सर डेटा तो सही है हमारा, इतने ही थे ओडीआई सेंचुरी उसकी 49, हमारी 49 ही आ रही है, यहां तक तो सही है। अब ये बता सकते हो कि जितनी सेंचुरी सचिन ने लगाई हैं किस टीम के खिलाफ ज्यादा लगी हैं? क्या कर दो, डॉट अपोजिशन डॉट वैल्यू काउंट्स, ये कुछ काम का निकल कर आएगा। सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई है, 9। फिर श्रीलंका के खिलाफ 8, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के खिलाफ एक ही लगाई, मैच ही नहीं खेले होंगे, एक दो मैच खेले होंगे बांग्लादेश के खिलाफ। ये तो अभी बांग्लादेश का टीम है ना, बहुत पहले तो सचिन के टाइम पे सब नहीं था शायद। तो सबसे ज्यादा सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई है। तो अब ऐसे ही घर जाके और बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप निकाल सकते हो कि सचिन ने जब जब सेंचुरी लगाई, जरा बताओ मैच का रिजल्ट क्या रहा? सचिन ने जब जब सेंचुरी लगाई, मैच का रिजल्ट क्या रहा? उसको अगर हम समझना चाहें तो यहां से समझ सकते हैं। विनिंग रेशो अच्छा है, 33 मैच ऐसे रहे हैं सचिन के सेंचुरी में, हम जीते हैं, 14 बार हारे हैं, और एक मैच हमारा नॉट रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आया उसका, और एक हमारा टाई हो गया। अब अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन है, जितनी सेंचुरी सचिन ने लगाई हैं उनमें से कितनी सेंचुरी फर्स्ट इनिंग खेलते हुए लगाई हैं, कितनी सेंचुरी सेकंड इनिंग खेलते हुए लगाई हैं, तो हमारे पास बैटिंग इनिंग्स नाम का भी कॉलम है। फर्स्ट इनिंग खेलते हुए 32 सेंचुरी लगाई है, और सेकंड इनिंग खेलते हुए 17 लगाई है। घर जाके निकालना कि फर्स्ट इनिंग में 32 सेंचुरी लगाई है सचिन के रहते हुए, विनिंग रेशो क्या था, और सेकंड इनिंग में जब सेंचुरी लगाई है तो विनिंग रेशो क्या है। मुझे जहां तक लगता है वो ये कि सेकंड इनिंग में जब जब सचिन ने सेंचुरी लगाई है, इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा रहे होंगे। ये बात घर जाकर निकाल के देखना, मैं नहीं निकाल रहा, अपने आप देखना कैसे करोगे। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे। परसों कुछ कॉम्प्लेक्स क्लीनिंग मैं आपको कराऊंगा इसमें।